अगस्त की झुलसाती हुई गर्मी में सुबह का वक्त है और चंबल नदी के किनारे कई मल्ला अपनी नाव में सवार दिन के कामकाज को निकल रहे हैं। किनारे के पास ही कुछ बच्चे पानी में छपाक मारते हुए खेल रहे हैं। चंबल नदी के पास बसे इस गांव में एक छोटे से घर में एक लड़की के माँ बाप उसे शादी के लिए विदा कर रहे हैं। पर ना तो शादी उसकी मर्जी से हो रही है और ना ही शादी में उम्र का लिहाज किया जा रहा है। लड़की की उम्र महज 11 साल है और जिस शख्स से शादी हो रही है उसकी उम्र लड़की से 3 गुना बड़ी है। 11 साल की इस कमसिन लड़की के घर वाले गरीबी और कर्जे की मार के चलते उसकी शादी जबरदस्ती कर देते हैं। इस ट्रॉमा के फौरन बाद ससुराल में उसका शोषण किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप जैसे संगीन जुर्म जमीन के इस हिस्से में आम बात है। ये कहानी है चंबल के आसपास बसे एक छोटे से गांव की एक छोटी सी लड़की की, जिसे आगे जाकर दुनिया बैंडिट क्वीन के नाम से जानेगी। मेरा नाम फूलन देवी है, जो बैंडिट क्वीन के नाम से ये कहानी है चंबल की रानी फूलन देवी की। एक डकैत, एक कातिल और खून की प्यासी जो समाज में रहने के काबिल नहीं थे। ये ऐसे संगीन आरोप थे जो फूलन देवी के नाम से अमूमन जुड़ते रहे। किस्से कहानियों का आज का पड़ाव है चंबल का बीहड़ और पेशे खिदमत है फूलन देवी की कहानी, फूलन देवी की ही जबानी। मेरा जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव मेरा दूसरे गांव जैसा ही था और मारे जैसे लोगन के लिए जीवन कठिन था। वो क्या है ना, लोगन की नजर में हम निचली जात वाले थे। ऊपर से मैं ठहरी एक मूड़ी, एक मल्ला की मूड़ी। बापू खेत में काम करने वाला गरीब किसान था और हमें थोड़ी सी जमीन भी थी। हमारे खेतन में चना, बाजरा और सूरजमुखी उगता था। हमारे चाचा ने वो जमीन ठाकुरन को घूस खिलाकर हथिया ली और हमको मजबूरन एक छोटी सी कुटिया में रहना पड़ा। हम बहुत छोटे से थे, 10 साल के, जब हमने अपनी जमीन के लिए आवाज उठाई। फिर क्या था, वही जो गरीबन और हमारी जात वालों से होता आया है। हमको मारा, पीटा गया, प्रताड़ित किया। ये क्रूरता हम कभी नहीं भूले। फूलन देवी के पिता ने 11 साल की फूलन की शादी पुत्तीलाल से तय कर दी। शर्त के मुताबिक फूलन देवी की विदाई 3 साल बाद की थी, पर पुत्तीलाल ने फूलन देवी को 3 महीने बाद ही ले जाने की जिद की। फूलन देवी के पिता ने पुत्तीलाल से 100 रुपये उधार, एक गाय और साइकिल ली थी। गरीबी की मार की वजह से वो उसे मना ही नहीं कर पाया। हम बहुत गरीब थे। मेरा बचपन बहुत ज्यादा गरीबी में गुजरा। बापू ने अपनी गरीबी के लिए हमको जबरदस्ती ब्याया, वो भी हमसे 3 गुना ज्यादा बड़े मर्द से। वो घटिया इंसान हमको बहुत मारता था। उस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं थी। हम बहुत छोटे से थे और उसने हमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मर्द जात होते ही घटिया हैं। सभी मर्द एक जैसन ही होते हैं। हम वहां बहुत बीमार हुए। डॉक्टर ने कहा कि खसरा हुआ है। फिर हम अपने माई बापू के घर वापस आ गए। चंबल के आसपास उस वक्त के हिसाब से अपने शौहर को छोड़कर मायके लौट आना लड़की के लिए जहन्नुम से भी सख्त था। आवारा नजरों को और आसपास के ठाकुरों को, जो अपने आप को ऊंची जात के मानते थे, इस तरह की बात चुभने लगी। अब फूलन देवी का चरित्र निशाने पे रखा गया और गांव के कुछ आवारा मर्द फूलन को बेइज्जत करने पर आमादा रहे। उसके रिश्तेदार ये भी चाहते थे कि फूलन देवी और उसके घर वालों को
गांव निकाला कर दिया जाए और वो सारा हिस्सा खुद हथिया ले। ठाकुरों को निचली जात की लड़की का बगावत पे उतर आना मंजूर नहीं था। इस पूरे चक्रव्यूह के बीचों बीच फूलन देवी थी। सभी हमारे दुश्मन हो गए थे, अपने पराए। सभी ये समझते थे कि हम चरित्रहीन हैं और हमारी कोई इज्जत नहीं। बापू भी हमसे तंग आ चुके थे। गांव के कई बदमाशों ने हमारी इज्जत पे काफी हमले किए और गांव के बीचों बीच ठाकुरन ने हमें सब गांव के सामने बेइज्जत किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई हमारी ना सुना, उल्टा हमें को घर निकाला कर दिए। कोई सहारा नहीं था हमारे लिए। अब अपने ही घर में कोई इज्जत नहीं करता था। हमको मजबूर होकर अपने दूर के एक रिश्तेदार के घर रहना पड़ा। फूलन को अपने एक रिश्तेदार कैलाश के घर में रुकना पड़ा, जो उसके गांव से कुछ फासले पर दूसरे गांव में रहता था। कैलाश की नई नई शादी हुई थी और घर में फूलन के आने से विवाद शुरू हुए। फूलन पे यह भी इल्जाम लगा कि उसके और कैलाश के बीच संबंध रहे और वो उसी घर को उजाड़ रही थी जिसने उसे पनाह दी थी। मर्द जात के लिए हमेशा औरत ही गलत रहेगी। सारी बुराई औरत में ही तो है। औरत ही हमेशा अनैतिक है। अब जब इल्जाम हम पर लग ही गया था तो हमने कहा ये भी सही। सभी दुनिया हमको दबोचना चाहती थी और ये भी उसकी एक कोशिश थी। कैलाश ने हमको घर में रखा जब सब लोगन ने हमको निकाल दिया था। खैर, हमको वहां से भी निकाल दिया गया। वापसी पर फूलन को ठाकुरों ने पुलिस से पकड़वाया और ऐसा जहनी जख्म दिया जिससे उभरना बहुत मुश्किल था। पुलिस की बर्बरियत ने फूलन को और ज्यादा निराश कर दिया। इसके फौरन बाद फूलन ने चंबल का एक और पहलू देखा, बीहड़ में छुपे डाकुओं का। इस तरह के इलाकों में लोग अमूमन पुलिस और डाकुओं के बीच चल रहे खेल के मोहरे बनते थे। पुलिस और डाकू दोनों को खुश रखना वहां चैन से रहने का एक अकेला समाधान था। फूलन देवी की जिंदगी वैसे ही बिना पतवार के नाव जैसी थी। अब उस नाव को एक और धचका लगा। वो था फूलन देवी का अपहरण होना और उसके साथ हर तरह का शोषण होना। उन्नीस में बाबू गुज्जर ने हमारा अपहरण कर लिया। उसके बाद किस्मत ने जबरदस्त मोड़ लिया। शुरू में मुझे लगा कि ये अंत है, हम अब जिंदगी से ही थक चुके थे। हमारे साथ वहां जो बीती वो सोचकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बीहड़ के बागी थे। तबीयत तो सख्त होती ही। कुछ लोगन मेरे ऊपर गिद्ध की तरह नजर रखे हुए थे, मानो सारा शरीर नोच डाले। पर चंबल के उस कठोर वातावरण में हमको एक सहारा मिला, एक गुरु मिला, विक्रम मल्ला। उसने मुझे सिखाया कि कैसे लड़ना है, कैसे गोली चलाना है, कैसे जीवित रहना है। उसके साथ मुझे एक नया उद्देश्य मिला, उन लोगन से बदला लेने का जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था। विक्रम मल्ला बाबू गुज्जर का खून कर देता है और गैंग का लीडर बन जाता है। फूलन और विक्रम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर लोगों के सामने आता है फूलन का एक और रूप, डकैती, लूटमार और कई तरह के अपराध। ठाकुरों के लिए फूलन का नाम आतंक से कम नहीं था, पर गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए वो रॉबिन हुड से कम भी नहीं थी। विक्रम और मैं बहुत खुश थे। वो वक्त मेरे लिए बहुत बढ़िया था। ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी मुझे पर मेहरबान हो गई है। ठाकुरन और बड़े जमींदारों ने हम जैसन पर जितने जुल्म किए थे उनका हिसाब लेना जरूरी था।
हम गरीबन तक उनका हक पहुंचा रहे थे। उन लोगन को सुनते थे जिनकी ना पुलिस और ना प्रशासन सुनती थी। अब टाइम हमारे साथ था। पर शायद ज्यादा देर के लिए नहीं। विक्रम मल्ला की गैंग दरअसल ठाकरों की ही गैंग थी। राम सिंह, जो कि इस गैंग का पुराना सरगना होता है, जेल से सजा काटकर छूट जाता है और वो अपने भाई के साथ मिलकर विक्रम मल्ला की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। फूलन देवी को अगवा कर उसके साथ बार बार बलात्कार किया जाता है। जिंदगी के इस कठिन पड़ाव पे फूलन देवी फिर से अकेली पड़ जाती है। It's the Paradise Podcast. I am your host, Ryan Michelle Bethay, with my husband, Sterling. What's up? Join us here on Hulu and Hulu on Disney Plus, where we'll discuss each episode with the cast and crew of Paradise. I'll be getting all the secrets from Dan Fogelman, James Marsden, Shailene Woodley, Julianne Nicholson, and Sterling Kelby Brown. Woo! Paradise, the official podcast, is now streaming. And stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney Plus. हमारी खुशियों को राम सिंह ने उजाड़ दिया। विक्रम के बाद उस दरिंदे ने हमें बहुत प्रताड़ित किया, हमको बहुत जलील किया। पूरे गांव के सामने हमको बेइज्जत किया और वो सारे गांव के ठाकुर लोग हम पर हंसते रहे। हमारा मजाक बन गया। सभी को सिर्फ हम एक डकैत दिखते हैं, पर हमारी जिंदगी कौन सा नरक थी वो नहीं देखते। हमने तभी ठान लिया था, अब इनको छोड़ेंगे नहीं, अपने सारे जख्मों का हिसाब लेंगे। फूलन ने अपना बदला लिया और वो भी इतना भयानक कि अब तक लोग उसके बारे में बात करके दहल जाते हैं। बेहमाई गांव में दिन का वक्त होता है। उस झुलसाती गर्मी में फूलन और उसकी नई गैंग गांव पर धावा बोलती है। वो बदला लेने के लिए राम सिंह और उसके भाई को ढूंढने लगती है, पर वो गांव में मौजूद नहीं होता। गांव के ठाकुरों को लूटकर वो उनमें से 22 को लाइन से खड़ा करती है और गोलियों से भून देकर 20 लोग मारे जाते हैं और उनमें से सिर्फ 2 बच जाते हैं। उस दिन मैं बैंडिट क्वीन बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये न्याय था, कुछ लोग इसे बदला कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मुक्ति थी। पर जो उनके साथ हुआ वो उनके कर्मों की सजा थी। हमको कोई हमदर्दी नहीं ऐसे लोगन से जो गरीब को और कमजोर को दबोचने पर खामोश रहें और उसका मजाक उड़ाते रहें। हत्याकांड की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अधिकारी मेरे तलाश में थे, लेकिन मैं मायावी थी, चंबल के बीहड़ों में एक छाया की तरह। फूलन देवी के खिलाफ यह केस काफी संगीन साबित हुआ। इस मैसेकर के फौरन बाद उस वक्त के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। बात दिल्ली में बैठी उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंच जाती है। 2 साल तक मैं पकड़ से बचती रही, लेकिन 1983 में थक कर मैंने सिलेंडर कर दिया। मुझे जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई। सलाखों के पीछे मुझे एक नया उद्देश्य मिला। मेरी कहानी लोगन को पसंद आई, खासकर उन महिलाओं को जिन्होंने मुझ में अपने संघर्षों को देखा। फूलन देवी की शोहरत सर चढ़कर बोल रही थी। कुछ लोगों के लिए वो मौत का फरमान थी और कुछ के लिए किसी हीरो से कम नहीं थी। फूलन के ऊपर कानूनी कार्रवाई चली और जेल की सजा हुई। 1994 में 11 साल जेल में बिताने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। मेरे खिलाफ आरोप हटा दिए गए और मैं एक आजाद महिला के रूप में और कमजोर औरतन के लिए हिम्मत का प्रतीक बन के उभरी। मैंने राजनीति में प्रवेश किया
और उन लोगन के लिए लड़ने का संकल्प किया जिनकी कोई आवाज नहीं थी। जिंदगी के खेल का अजीबो गरीब मोड़। फूलन देवी उन ही लोगों के लिए एक मजबूत आवाज बनकर खड़ी हुई जिन्होंने उसे ठुकराया था और प्रताड़ित किया था। ये फूलन देवी का इसी जीवन में दूसरा जन्म था। एक डाकू के रूप को छोड़कर मैं पार्लियामेंट में पहुंची। अब मेरी लड़ाई चंबल के बीहड़ तक ही सीमित नहीं थी। जिंदगी में अब संघर्ष कानूनी तौर पर लड़ने का वक्त था। पर शायद वक्त और किस्मत इस बार फूलन देवी के साथ नहीं थे। 25 जुलाई 2001 दिन के दूसरे पहर 3 हथियारों ने दिल्ली में फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। एक गांव की छोटी लड़की से बैंडिट क्वीन और फिर एक राजनीतिक नेता तक की मेरी ये कहानी दर्द और जीत से भरी हुई थी। पर कई अन्य लोगों की तरह मेरी कहानी भी छोटी कर दी गई। लेकिन मेरी विरासत जीवित है। मैं भारत की बैंडिट क्वीन फूलन देवी हूं। इतिहास गवाह है कि कुछ लोग या तो इतिहास बनाते हैं या कुछ लोगों को फूलन देवी की तरह इतिहास बनाता है। फूलन देवी के हिस्से दुख, दर्द और संघर्ष तो मिला, पर उस संघर्ष से जुड़ी शोहरत इस नाम को दुनिया के कोने कोने तक ले गई। कई सारी किताबें और कई सारी फिल्मों में फूलन देवी की कहानी रहते जमाने तक अमर हो गई। अब फूलन देवी की कहानी तारीख की कसौटी पर कितनी खरी साबित होती है, ये तारीख ही फैसला करेगी। हमारा काम बस इस तरह की कहानियां लोगों तक पहुंचाने का है। किस्से कहानियां सीजन 3 एक ड्रामेटाइज पॉडकास्ट है और इसका यह एपिसोड आप द क्विंट पर सुन रहे थे। इस एपिसोड में फूलन देवी का किरदार निभाया है शैली वालिया ने। एपिसोड को प्रोड्यूस, एडिट और स्क्रिप्ट किया है मैंने यानी अलिफ ने। इस एपिसोड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं ऋतु कपूर और शैली वालिया। अगर आपको इंडिया की बैंडिट क्वीन फूलन देवी की यह कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी से जुड़े अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूं। किस्से कहानियों का ये सफर जारी है और आपसे मुलाकात होगी अगले पड़ाव पे, लेकर एक नया किस्सा, एक नई कहानी। तब तक के लिए विदा।